हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन हुआ और कहां कहां से स्रोत इकट्ठे करके इतिहासकारों ने जानकारियां प्रस्तुत की हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का विभाजन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इतिहास के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो उनके नाम है, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो इसके अंतर्गत देखेंगे कि इतिहासकारों ने इसमें कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं कर पाई है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि इतिहासकारों को कोई लिखित जानकारी नहीं मिली है, और जब लिखित जानकारी नहीं मिली है तो कोई यानी चीज़ें पढ़ने के लिए भी नहीं मिली हैं उन्हें। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत जानकारी के स्रोत के आधार पर पत्थर के उपकरण मिले हैं, खिलौने मिले हैं और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहासकारों को जानकारी के स्रोत के रूप में इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उसकी लिपि को पढ़ने में कोई भी इतिहासकार या लिपिकार जो है सफल नहीं हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें सिंधु काल की सभ्यता और वैदिक काल की सभ्यता का अध्ययन शामिल है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत जो इतिहासकारों को जो साक्ष्य मिले हैं वो लिखित रूप में भी मिले हैं और पढ़ने में भी उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है, यानी 5वीं शताब्दी के बाद ऐतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और फ्रेंड्स, आप इसमें बोल सकते हैं कि मानव के जिन क्रियाकलापों का हमें लिखित विवरण प्राप्त होता है और वह विवरण हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसे हम इतिहास बोल सकते हैं। ठीक है, जो विवरण हमें मिला है और उसे हम पढ़ भी सकते हैं तो उसे हम इतिहास बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब देखते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर। तो ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर देखेंगे कि इसका मतलब होता है बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, और ईस्वी का मतलब होता है एडी यानी एनो डोमिनी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक ईस्वी को ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, तो एक ईस्वी से पहले का जो समय होता है उसे हम ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, और एक ईस्वी से जो बाद का समय होता है उसे हम ईस्वी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अब हम कुछ स्रोत पढ़ेंगे जिनसे हमें कुछ जानकारियाँ मिली हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोत देखेंगे और पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक ग्रंथ आएंगे, लौकिक ग्रंथ आएंगे और विदेशी यात्रियों के विवरण आएंगे। और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आएंगे, सिक्के आएंगे, मृदभांड, मोहरें, मूर्तिकला या चित्रकला या स्थापत्य कला। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोत देखेंगे और उसमें हम अभिलेख और सिक्कों के बारे में देखेंगे, यानी इनसे भी हमें जो है जानकारियाँ मिली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पुरातात्विक स्रोत, और पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे अभिलेख। ठीक है, तो अभिलेख में देखेंगे, देखो अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख के अंतर्गत जैसे पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर लिखे गए जो लेख होते हैं वो अभिलेख कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कोई पत्थर या जो है कठोर चीज़ें होती हैं, वस्तुएं कोई भी होती हैं, तो उस पर लिखे गए जो लेख होते हैं वो ही अभिलेख कहलाते हैं। तो शासक इसमें अपने आदेशों को लिखवाते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि शासक जो होते थे इसमें अपने आदेश यानी ऑर्डर को लिखवाते थे। ठीक है, और वो जो लिखवाते थे तो उसमें उनका जो था कि जैसे लोग देखें और पढ़ें और उनके आदेशों का पालन करें। ठीक है, तो इसलिए वो उन पर लिखवाते थे। चलिए आगे देखते हैं। देखो, इसलिए लिखवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें और उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। अब आपको ध्यान रखना है कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे एपिग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और जो प्राचीन लिपियों का अध्ययन होता है उसे पैलियोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अभिलेख वैसे सबसे प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं।
परंतु अभी तक उन्हें न पढ़ पाने के कारण उनकी प्राचीनता सिद्ध नहीं हो पाई है। इसलिए मध्य एशिया का एक बोगज कोई स्थान है, वहाँ से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, उसे सर्वाधिक प्राचीन माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह अभिलेख जो मिला है वो कीलक लिपि में है, ठीक है। इसकी लिपि भी ध्यान रखनी है। और इसकी खोज जो की थी वो बीकलर महोदय ने 1907 ईस्वी में की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे थोड़ा सा। दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवार पर चोलकालीन अभिलेख मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में मंदिरों की दीवार पर चोलकालीन अभिलेख मिले हैं। और भारत की प्राचीनतम अभिलेख अशोक के हैं। ये बताया गया है कि भारत के जो प्राचीनतम अभिलेख हैं वो अशोक के हैं, जिन्हें सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। और 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आगे देखेंगे। अभिलेख सिक्कों की तुलना में ज़्यादा प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि यह राजाओं के आदेश होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अभिलेख जो होते हैं वो सिक्कों की अपेक्षा ज़्यादा प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि इन पर राजाओं के जो है ऑर्डर होते हैं, राजाओं की घोषणा होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे सिक्कों के बारे में, तो कॉइन्स के बारे में। और इन्हें मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है, सिक्कों को मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनसे भी कुछ जानकारियाँ मिली हैं, ठीक है। तो ये भी भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारतीय इतिहास को जानने के ये प्रमुख स्रोत हैं। इनसे शासकों की, राजाओं की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है कि वे कितने पैसे वाले थे। आप ऐसे ध्यान रखना है कि इनसे आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चला है, ठीक है। और इनसे धातु व राजनीतिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि धातुओं और राजनीतिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। आगे देखेंगे भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप हैं। और सिक्कों का अध्ययन जो किया जाता है उसे बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। और देखेंगे भारतीय मुद्रा परिषद जो है वो कहाँ पर है, तो वो इलाहाबाद में 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक सिक्के जो थे उन्हें आहत सिक्के बोलते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले सिक्कों पर जो लेख लिखवाने का कार्य जो किया गया था वो हिंद यवन शासकों ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है, हिंद यवन शासकों ने किया था। और ये स्वर्ण सिक्के थे, सोने के सिक्के। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने सोने का सिक्का जारी किया था। तो सोने का सिक्का जो जारी किया था वो हिंद यवन शासकों ने किया था। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और एक हिंद यवन शासक था, उसका नाम था मिनांडर, ठीक है। तो इसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, इसने एक स्वर्ण सिक्का जारी किया था। और एक कुषाण शासक था जिसका नाम था बिम्बकड़फिसस, ठीक है। तो इसने भी भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्का चलाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा विवाद है कि अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो बिम्बकड़फिसस को ही भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय देते हैं, जबकि मिनांडर का स्वर्ण सिक्का कौशाम्बी से प्राप्त हो चुका है। अब देखो, एक यूपीएससी का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने का जो श्रेय दिया था वो बिम्बकड़फिसस को ही जो है दिया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय जो दिया जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो, पुरातात्विक स्रोत हमने पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथ। और धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत भी हम देखेंगे कि धार्मिक ग्रंथों में मुख्यतः 3 जो है भागों में विभाजित किया गया है धार्मिक ग्रंथों को। जैसे पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य, ठीक है। अब सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम वेद के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेदांग, रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमें इनके अध्ययन करने से भी बहुत जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं और आगे की क्लास हम ब्राह्मण साहित्य से स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी क्लास का रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।